दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग मलयालम मूवी एक्सप्लेन करूंगा जो ऐसे अनोखे सब्जेक्ट पर है जिस पर मूवी बनाने की बात बॉलीवुड कभी सोच भी नहीं सकता। इस फिल्म में एक अच्छा सोशल मैसेज भी दिया गया है और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम रात के समय कुछ दोस्तों को दारू पीते हुए आपस में गांव की औरतों के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। अब इनमें से एक आदमी का नाम होता है प्रकाश, जो किसी वेणु नाम के दर्जी के पास काम करता है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद जब प्रकाश वापस अपने घर जाने लगता है, तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उसको किसी के घर के दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अब ये वक्त लगभग आधी रात के करीब का होता है, इसीलिए प्रकाश को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर इतनी रात को कोई अपने घर के बाहर क्यों ही निकलेगा। इसलिए वो इस चीज को चेक करने के लिए छिप जाता है। कुछ दूरी पर जाकर प्रकाश देखता है कि एक मर्द और एक औरत चोरी चोरी चुपके से वहां पर एक दूसरे के साथ मजे कर रहे हैं। हालांकि फुल अंधेरा होने की वजह से चेहरे नजर नहीं आते, जिस वजह से वो थोड़ा और आगे जाता है, लेकिन इतना करने के बाद भी प्रकाश को उन दोनों में से किसी का चेहरा नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद वो औरत वापस अपने रास्ते लौट जाती है, जबकि उसके साथ वाला आदमी दीवार कूदकर दूसरी तरफ चला जाता है। तब जाकर प्रकाश इस शख्स का चेहरा देख पाता है और वो शख्स होता है गांव का आटा चक्की वाला विनोद। दरअसल विनोद और उस दूसरी औरत के घर आसपास होते हैं और ये दोनों रोज एक टीवी सीरियल खत्म होने के बाद ठीक इसी जगह रात में आकर मिलते हैं। खैर, अब सुबह होने के बाद प्रकाश फौरन दर्जी वेणु के पास जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्रकाश ने उस औरत को जिस घर में घुसते हुए देखा था, उस घर के मुखिया माधवन से वेणु की अच्छी दोस्ती होती है। मतलब वेणु उस घर का बहुत खास था। इसीलिए प्रकाश ने जो कुछ देखा वो सारी बातें वेणु को जाकर बता देता है कि शायद वो औरत उस घर की निर्मला हो सकती है। ये सुनकर वेणु प्रकाश को डांटता है कि बिना देखे तुम किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन प्रकाश कहता है कि निर्मला का पति गांव में मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसा हो भी सकता है। लेकिन फिर भी वेणु को सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं होता, तो वो प्रकाश उसे उसी रात खुद चलकर जाकर देखने के लिए कहता है अपनी आंखों से। इस तरह उसी रात प्रकाश और वेणु दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि इस औरत और आदमी के मिलने की टाइमिंग एकदम फिक्स होती है। ये दोनों सीरियल खत्म होने के कुछ ही मिनट के बाद मिलते थे। खैर, अब आगे वेणु और प्रकाश देखते हैं कि वो आदमी विनोद दीवार फांदकर उस बगीचे में आता है और वो औरत भी उस जगह पर पहुंच जाती है। साथ ही आने के पहले विनोद माधवन के घर पर कुत्ते को कुछ हड्डियां डाल देता है ताकि वो उस पर भौंके ना। फिर थोड़ी देर के बाद में वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और बाथरूम में घुस जाते हैं। प्रकाश और वेणु थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, लेकिन वहां बहुत अंधेरे की वजह से वेणु को औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अब ये दोनों उन दोनों के बाथरूम से बाहर आने का वेट करने लगते हैं ताकि औरत का चेहरा ठीक से देख सके। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों बाथरूम से बाहर आकर अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। अंधेरे की वजह से वेणु उस औरत का चेहरा नहीं देख पाता, पर उसकी नजरें बहुत ही तेज थी। वो दर्जी था, जिस वजह से गांव की सभी लेडीज वेणु से ही अपने कपड़े सिलवाती थी और इस तरह वेणु को सभी लेडीज का साइज अच्छे से पता था। इसी तरह उसके कपड़ों और साइज को देखकर वेणु अंदाजा लगा लेता है कि ये निर्मला ही है। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि 36 नंबर का साइज उसी को आता है। इसके बाद ये दोनों अपनी टेलर की शॉप पर आकर उस वक्त के कपड़े का साइज चेक करने लगते हैं जब निर्मला ने कपड़े सिलवाए थे। तभी वो साइज देखकर प्रकाश वेणु से कहता है कि भैया, आपने तो कहा था कि निर्मला को 36 नंबर साइज के कपड़े आते हैं, लेकिन आपकी डायरी में तो 34 लिखा है। तो ये सुनकर वेणु उसको समझाता है कि बेटा, ओणम के फेस्टिवल के टाइम पर सारी औरतें दबाकर पकवान खाती हैं, जिस वजह से उनका वजन थोड़ा बढ़ जाता है और साइज भी बढ़ जाता है। इसीलिए निर्मला का साइज थोड़ा सा बढ़ गया था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो कपड़े निर्मला के ही थे। और इस तरीके से वो प्रकाश और दूसरी औरतों के एग्जाम्पल भी दिखाने लगता है। खैर, अब ये तो डिसाइड हो चुका था कि वो औरत निर्मला ही है, लेकिन समस्या ये है कि ये बात वो निर्मला के घर पे उसके पति को कैसे बताए। और इस मामले को ऐसे भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए प्रकाश कहता है कि हम ये बात निर्मला के पति मुकुंदन की जगह उसके पिता को बता देते हैं। लेकिन वेणु कहता है कि नहीं नहीं, उनकी एज बहुत ज्यादा है, अगर ये शॉकिंग खबर वो सुनेंगे और कुछ हो गया उनको तो। इसीलिए दोनों इस बात को मुकुंदन को ही बताने का फैसला करते हैं। लेकिन वेणु कहता है कि मुकुंदन ज्यादा समझदार नहीं है, पता नहीं वो ये सब सुनने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा। इसीलिए ये दोनों काफी सोच विचार के बाद में मुकुंदन के छोटे भाई मुरली को ये सब बता देते हैं, क्योंकि मुरली थोड़ा अक्लमंद इंसान भी है। इस तरह वेणु उस मुरली को फोन करके आखिर में सारी बातें बता देता है। इधर असल में मुरली, मुकुंदन और उसके पिता तीनों ही किसी दूसरे गाँव में गए होते हैं, क्योंकि इनका कारपेंटरी का काम होता है। इसके बाद मुरली अपने पिता को अकेले में लाकर यही बात बताता है कि निर्मला भाभी और विनोद का चक्कर चल रहा है और ये सब हमारे गांव में जो टेलर है ना वेणु, उसने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर पिता एकदम से शॉक्ड। वो कहता है कि अगर वेणु ने कहा है तो सच ही कहा होगा।
लेकिन फिर भी वो मुकुंदन को बताए बिना मुरली को खुद जाकर बहुत शांति और समझदारी के साथ सच्चाई का पता करने को बोलता है। अब असल में बात ये थी कि कई सालों पहले उस विनोद की फैमिली के बीच और मुरली की फैमिली के बीच कुछ झगड़े हो गए थे, जबकि दोनों की फैमिली रिश्तेदार हुआ करती थी। मुरली वापस अपने गांव में आकर अपने एक फ्रेंड की मदद से वेणु के पास जाता है। वेणु भी मुरली को यही समझाता है कि हमारी बातों पर भरोसा मत करो, पहले आज रात तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। खैर, अब हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि निर्मला का हस्बैंड मुकुंदन निर्मला के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदता है, ये सोचकर कि अगली बार जब वो अपने गांव वापस जाएगा तो निर्मला को गिफ्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर मुकुंदन की खुशी को देखकर उसका पिता यही सोचने लगता है कि ये बात मैं मुकुंदन को कैसे बताऊं, उसकी बीवी तो किसी और के साथ समय बिता रही है। अगले सीन में प्रकाश वेणु से पूछता है कि आखिरकार विनोद की फैमिली और मुरली की फैमिली के बीच क्या झगड़े थे, तो पता चलता है कि दोनों की फैमिलीज के बीच उसी छोटे से बाथरूम को लेकर झगड़ा हुआ था जहां पर विनोद और निर्मला रात में मिलते हैं। इसीलिए तब से ये दोनों फैमिलीज आपस में बात नहीं करती। थोड़ी देर के बाद वेणु मुरली को अच्छे से टाइमलाइन समझा देता है कि किस टाइम पर कहां जाना है, किस टाइम पर क्या होगा। खैर, थोड़ी देर के बाद मुरली और उसका दोस्त वेणु के कहे अनुसार उस पपीते के पेड़ के पास जाकर उन दोनों का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एक औरत उस जगह पे आकर आदमी का इंतजार करने लगती है। अब उसे देखकर मुरली शॉक कि हाँ यार, वेणु सही था, ये तो मेरी भाभी निर्मला है। इसके बाद ये दोनों विनोद के आने का वेट करने लगते हैं ताकि इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लेकिन हैरानी की बात तब होती है कि काफी देर वेट करने के बाद भी विनोद वहां पर नहीं आता। खैर, इधर वेणु अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके घर पे ताला लगा हुआ है तो वो अपनी बीवी पर शक करने लगता है कि इतनी रात को मेरी बीवी घर का ताला लगाकर कहाँ चली गई। थोड़ी देर में उसकी बीवी आकर उसको बताती है कि घर में बिजली नहीं थी, इसलिए पड़ोसी के घर में टीवी देखने के लिए गई थी। और इस तरह अपनी बीवी को देखकर वेणु को थोड़ी तसल्ली मिलती है। फिर अगले दिन वेणु और प्रकाश उठते ही सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर मुरली के घर जाते हैं। अब वहां पहुंचकर वेणु मुरली से पूछता है कि कल रात को तो मुझे नींद ही नहीं आई, ये सोचकर कि तुम लोगों ने उन दोनों का क्या हल किया होगा। पर मुरली यहाँ पर कहता है कि वहां पर हम वेट कर रहे थे लेकिन वो आया ही नहीं। ये सुनकर वेणु थोड़ा चुप हो जाता है और कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब तुम इस बात को यहीं पर भूल जाओ, हम भी भूल जाते हैं, क्योंकि शायद हमसे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन मुरली बताता है कि विनोद नहीं आया था, निर्मला आई थी। तभी ये तीनों निर्मला की आवाज सुनते हैं जो अपनी सास से कह रही होती है कि मां जी, मैं आटा पिसवाने के लिए जा रही हूँ चक्की पर, जल्दी आ जाऊंगी। ये सुनते ही तीनों के कान खड़े हो जाते हैं कि निर्मला उस विनोद की दुकान पर जा रही है। तो इस तरीके से मुरली, वेणु और प्रकाश तीनों मिलकर निर्मला को फॉलो करने लगते हैं। अब निर्मला गांव के रास्ते से होती हुई सबसे बातचीत करती हुई आखिर में आटा पिसवाने के लिए विनोद की दुकान पर आ जाती है। इस बीच ये तीनों दूर से उन दोनों को बात करते हुए देखते रहते हैं, लेकिन उनकी बातें इन्हें सुनाई नहीं देती। प्रकाश अपने हिसाब से कमेंट्री करने लगता है, आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे, वही आशिकी वाली। जिस पर वेणु प्रकाश को डांटता है, कह रहे चुप बैठो तुम, उन दोनों के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। लेकिन मुरली को यकीन होने लगता है कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ तो चल रहा है। इसीलिए अब मुरली अपने पिता को फोन करके बताता है कि पापा, वेणु ने जो कहा था वो एकदम सच है, मैंने अपनी आंखों से भाभी को देखा है उस आदमी से बात करते हुए। तो ये सुनकर मुरली का पिता कहने लगता है कि ठीक है, अब तुम वापस यहाँ आ जाओ, हम दोनों मिलकर ही मुकुंदन को ये बात बता देंगे। इस तरफ घर वापस आने के बाद मुरली और उसका पिता मुकुंदन को साइड में बुलाकर यही बात बताने लगते हैं। अब ये बात सुनकर मुकुंदन तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसका पिता उससे कहता है कि देखो मुकुंदन, इस बात को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सुन जाते हैं। उसका पिता कहता है कि फिलहाल तुम कोई एक डिसीजन ले लो, या तो तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो या फिर अपनी बीवी को समझाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार लो, वो भी बिना किसी को पता लगे। तो इस तरह थोड़ी देर के बाद मुकुंदन डिसाइड करके अपने पिता को आकर बताता है कि पापा, मैं निर्मला को तलाक दे दूंगा, मुझे ऐसी औरत के साथ में नहीं रहना। लेकिन इस बात को इतनी आसानी से भी नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे से सबक सिखाना होगा। तो ये सुनकर मुकुंदन का पिता मुकुंदन को गांव जाकर रंगे हाथों पकड़ने को कहता है और बताता है कि उसके बाद हम प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है और तुम बहुत ही नॉर्मल रहो। जो साड़ी तुमने निर्मला के लिए खरीदी थी वो तुम उसी को दो, क्योंकि उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। इसके बाद मुरली और मुकुंदन दोनों भाई वापस अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ इन दोनों को देखकर इनकी माँ बहुत ही खुश होने लगती है। मुकुंदन की एक बेटी भी होती है, रिया। इसके बाद जब निर्मला मुकुंदन के बैग को ओपन करती है तो ऊपर ही उसे एक साड़ी दिखती है जो मुकुंदन ने उसके लिए खरीदी थी। इस साड़ी को देखकर निर्मला बहुत खुश होती है कि उसका पति उसके लिए साड़ी लेकर आया है। पर इसी बीच जब निर्मला उससे बात करने की कोशिश करती है तो मुकुंदन अपना सड़ा सा मुंह बना लेता है, जिस पर निर्मला उससे पूछती है कि अरे अचानक आपको क्या हो गया। तो मुकुंदन बहाना बनाता है कि वहां पर कुछ काम और पेंडिंग पड़े हैं, इसीलिए उन्हीं की वजह से वो टेंशन में है और कोई बात नहीं। इसके बाद मुरली और मुकुंदन मौका मिलते ही अपने बड़े पापा यानी ताऊजी के घर जाते हैं और वहां पहुंचकर वो निर्मला और विनोद के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर उनका ताऊ भी गुस्सा करने लगता है कि पता नहीं आजकल की औरतों को क्या हो गया है, लेकिन वो कहता है कि ये बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए।
वरना हमारे घर की इज्जत लुट जाएगी। इसलिए जो भी करना है बहुत सीक्रेट तरीके से करना होगा ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। इस तरह अब ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि पक्का प्लानिंग के साथ उस विनोद को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अब ताऊ मुरली को कहता है कि तुम एक काम करो, सभी रिश्तेदारों को इस बारे में बता दो और कह दो कि ये बात अपने खानदान के अलावा किसी और तक नहीं पहुंचे, और जब हम उन्हें खबर करें तो सभी वो फौरन हाजिर हो जाएं। और मुरली ऐसा ही करता है। फिर देखते ही देखते ये खबर उनके सभी रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है, जो खुद भी एक दूसरे को कॉल करके इस चीज को कंफर्म करते हैं कि क्या मुरली ने उन्हें भी कॉल किया है। दूसरी तरफ मुकुंदन ये देखता है कि उसकी बीवी निर्मला उस नई साड़ी को पहनकर कहीं जा रही है, तो वो उससे पूछता है कि नई साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो। तो निर्मला उससे कहती है कि वो आटा वापस करने के लिए जा रही है। मुकुंदन समझ जाता है कि ये वापस से आटा चक्की जा रही है नई साड़ी विनोद को दिखाने के लिए। तो वो गुस्सा होने लगता है कि आटा पिसाने के लिए नई साड़ी पहनना जरूरी है क्या, और वैसे भी आज कोई फेस्टिवल नहीं है। निर्मला कहती है कि मैंने मेकअप थोड़ी किया है, साड़ी तो पहनी है। लेकिन जब मुकुंदन इस बात पर भी अपना मुंह सड़ा लेता है तो निर्मला फौरन वो साड़ी चेंज कर देती है और आटा वापस करने चली जाती है। ये सब देखकर वहां मौजूद मुकुंदन की माँ गुस्सा होकर उसको डांटने लगती है। खैर अब ये सुनकर मुकुंदन खुद आटा वापस करने के लिए उस विनोद की दुकान पर जाता है। फिर बातों ही बातों में विनोद निर्मला के बारे में ही जिक्र करने लगता है, जैसे निर्मला जी भी अक्सर मेरी दुकान पर आया जाया करती हैं और उन्होंने मुझे बताया था कि सब्जी का मसाला बहुत ही अच्छी तरह से बनाती हैं। अब विनोद की बातें सुनने के बाद मुकुंदन थोड़ा गलत मतलब निकालने लगता है, इसलिए वो फौरन बाकी लोगों के पास जाकर कहता है कि मैं अभी अभी उस कमीने विनोद से मिलकर आ रहा हूँ और उसने अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि वो निर्मला से मुलाकात करता रहता है, इसलिए अब हमें उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। मुरली तुम फौरन अपना प्लान बताओ। इस बीच ये मुरली पहले से एक प्लान बना चुका होता है, तो अब ये वही प्लान बाकी लोगों को भी बताता है। अब पहले मुरली मुकुंदन से कहता है कि भैया तुम इस मीटिंग के खत्म होने के बाद घर जाकर नॉर्मल ही रहना ताकि भाभी को कोई शक ना हो। हम देखते हैं कि रात में मुकुंदन मुरली की बातें याद करके निर्मला से बात नहीं करता। इधर मुरली वेणु और प्रकाश से कहता है कि वेणु भैया आपकी दुकान के पास जो वाटर टैंक है उसके ऊपर चढ़कर ये ऑब्जर्व करते रहो कि विनोद कहाँ से आ रहा है। फिर उसके बाद मुरली अपने ताऊ के बेटे महेश से कहता है कि महेश हमारे सारे रिश्तेदारों को बुलाने का काम तुम्हारा है, इसलिए जब मैं सिग्नल दूंगा तो तुम सभी लोगों को साथ लेकर वहां पर आ जाना। इस तरीके से प्लान के मुताबिक मुरली और मुकुंदन अपनी माँ से कहते हैं कि वो दोनों गांव जा रहे हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि मुकुंदन भी अपनी बेटी को हक करके बहुत इमोशनल होने लगता है। वो सोचने लगता है कि जब मेरा निर्मला से तलाक हो जाएगा तो ये मेरी बेटी रिया को अपने साथ ले जाएगी, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं इस पर कोर्ट में केस करूंगा, अपनी बेटी को हासिल कर ही लूंगा। खैर अब रात होने के बाद ये सारे लोग मुरली के पापा की शेड में जाकर छुप जाते हैं और सीरियल खत्म होने का वेट करते हैं। और इसी बीच मुरली और मुकुंदन काले कपड़े पहनकर उस जगह पर जाते हैं ताकि अंधेरे में कोई देख ना पाए। साथ ही विनोद को पीटने के लिए मुरली का ताऊ उन लोगों को काफी सारे हथियार भी देता है। इस तरह अब ये सारे लोग अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और फिर मुरली मुकुंदन को उस जगह पर ले जाता है जहां विनोद और निर्मला मुलाकात करते थे। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद मुरली के घर में जो कुत्ता था वो लगातार भौंकने लगता है, जिस पर निर्मला की सासू माँ के कहने पर निर्मला अपने हाथ में टॉर्च लेकर इधर उधर चेक करने लगती है। इसी बीच मुरली और मुकुंदन भी छुप जाते हैं और निर्मला की नजरों से बच जाते हैं, लेकिन अगर वो कुत्ता ऐसे ही भौंकता रहा तो शक हो जाएगा। इसलिए मुरली उसे चुप कराने के लिए उस कुत्ते के पास जाकर कहता है कि टाइगर प्लीज कुछ देर भौंको मत यार, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, वरना हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसी बीच वहां पर जो कुछ भी चल रहा होता है वो वेणु और प्रकाश ऊपर टैंक से देखते हुए नीचे के लोगों को कमेंट्री करके बता रहे होते हैं। खैर अब फाइनली आधे घंटे के बाद वो सीरियल खत्म हो जाता है। तो इस तरह थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो निर्मला बाहर आकर उस विनोद का इंतजार करती रहती है और इतने में वो विनोद भी उस तरफ की दीवार से कूदकर निर्मला के पास आ जाता है। फिर इन दोनों को देखकर मुकुंदन को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन मुरली उसको शांत रहने को कहता है। इसके बाद जब निर्मला और विनोद बाथरूम में घुस जाते हैं तब मुरली और मुकुंदन उस बाथरूम के पास जाकर उस बाथरूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। अब ऊपर से ये सब कुछ देखकर वेणु फौरन बाकी लोगों को इन्फॉर्म करके सारे लोगों को बाथरूम के बाहर बुला लेता है। इस तरह अब ये सभी उन दोनों का काम खत्म होने तक बाथरूम के बाहर ही वेट करने लगते हैं। लेकिन फिर भी मुरली के ताऊ के बेटे महेश को इतना इंतजार नहीं होता। वो चिल्लाता है कि विनोद अभी के अभी बाहर आ, तेरी पोल खुल चुकी है, अब तू नहीं बचेगा। और ये सब सुनकर अंदर से विनोद भी आवाज लगाने लगता है कि महेश चुपचाप दरवाजा खोल दे वरना अच्छा नहीं होगा। इसी बीच मुकुंदन भी बहुत गुस्सा करने लगता है। वो बाथरूम की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन सभी लोग मुकुंदन को रोकने लगते हैं। अब इतना शोर शराबा सुनकर मुकुंदन की माँ बाहर आ जाती है कि बाहर कौन है, इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, और बाहर अपने बेटों को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम लोग तो गाँव जाने वाले थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद मुकुंदन अपनी माँ को ही सच बता देता है कि माँ निर्मला और उस विनोद का चक्कर चल रहा है और वो दोनों अभी भी इस बाथरूम में छुपे हुए हैं। ये सुनकर मुकुंदन की माँ उसे अजीब तरीके से देखने लगती है और कहती है कि मेरी बहू निर्मला किसी दूसरे आदमी के साथ है, तो फिर अब तक मेरे बगल में कौन सो रहा था।
तभी अचानक मुकुंदन के घर से खुद निर्मला बाहर आ जाती है और उसे देखकर वहां मौजूद सभी मर्दों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि निर्मला यहाँ मौजूद है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर निर्मला बाहर है तो अंदर कहीं उन लोगों में से किसी की बीवी तो नहीं है, यानी कि उस बाथरूम में निर्मला नहीं बल्कि दूसरी कोई औरत होती है। अब ये देखते ही देखते बाकी लोग भी वहां जमा होने लगते हैं और पूछने लगते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन मुरली, मुकुंदन और महेश किसी को सच नहीं बताते, बस यही कहते हैं कि हमने उस विनोद को रंगे हाथों पकड़ लिया है, वो किसी औरत के साथ बाथरूम में अंदर है। लेकिन निर्मला इसी बीच समझ चुकी थी कि वो सब लोग पहले उस पर शक कर रहे थे, इसीलिए वो बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से मुकुंदन और मुरली को देखने लगती है। खैर, अब आखिर में सस्पेंस को तोड़ते हुए गांव का एक आदमी उस बाथरूम का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद विनोद बाहर निकल आता है और विनोद के पीछे पीछे एक और औरत भी बाहर आने लगती है, जिसे देखकर मुरली, मुकुंदन और पूरे घर वाले हैरान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि गीता थी। लेकिन आखिर में ये गीता थी कौन? ये गीता कोई और नहीं बल्कि मुकुंदन के ताऊ के बेटे महेश की बीवी थी, जिसे वो हमेशा दबा कर रखता था। अब महेश ये सब देखकर फौरन उस विनोद को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाकी के लोग उसको रोकने लगते हैं। लेकिन तभी महेश उल्टा अपने ही लोगों पर गुस्सा करने लगता है और मुकुंदन से कहता है कि अब तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? पहले तुम्हें शक था कि अंदर निर्मला है तो तुम खुद कितने गुस्से में थे। वो सबके सामने उनके प्लान की पोल खोल देता है। मुरली, ये सब तो तुम्हारा ही किया धरा है और इस विनोद को पकड़ने का प्लान भी तो तुम्हारा ही था। निर्मला को बताने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा देवर तुम पर ही शक कर रहे थे कि तुम्हारा अफेयर उस विनोद के साथ है, इसीलिए इन दोनों ने हम लोगों को इस चीज में शामिल किया। लेकिन तभी यहाँ पर गीता कहती है कि हाँ, मेरा संबंध विनोद के साथ है, क्योंकि मेरा पति महेश तो मुझसे बात तक नहीं करता, हमेशा मुझे रोकता टोकता ही रहता है। इतना ही नहीं, वो मुझे गुलामों की तरह रखता है। लेकिन जब मेरी मुलाकात इस विनोद से हुई तो उसने मुझे सपोर्ट किया और समझाया कि ऐसा करो तो महेश बदल जाएगा। लेकिन महेश तब भी नहीं बदला, जिसके बाद में विनोद के साथ रिलेशन में आ गई। खैर, अब जब सबको पता चल ही गया है तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं विनोद के साथ जा रही हूँ, आप लोग जो चाहे वो कर लो। महेश उसे मारने भागता है तो उसके पिताजी उसे रोक देते हैं और गीता को जाने देते हैं। इतने में महेश की माँ मुरली को एक थप्पड़ लगाती है और निर्मला से कहती है कि तुम भी इस मुकुंदन को एक थप्पड़ मारो, क्योंकि उसने तुम जैसी पत्नी पर शक किया जो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती है। और दोस्तों, यहाँ पर निर्मला अपने पति मुकुंदन को एक जोरदार तमाचा मारती है और ये तमाचा निर्मला की तरफ से पूरे मर्द समाज के गाल पर था। खैर, ये सब होने के बाद वो दर्जी वेणु उस बाथरूम के पास से एक सलवार निकालकर गीता को देते हुए कहता है कि अपनी सलवार तो लेकर जाओ। इस पर गीता कहती है कि वो मेरी नहीं है। ऐसा कहते गीता और विनोद दीवार कूदकर वहां से चले जाते हैं, जबकि सब खड़े खड़े बस देखते ही रहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।